हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग लघु समुदाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आप सभी को पता है कि इस समय समुदाय से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये भी आप लोगों को पता है कि जो समुदाय टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी बृहद है, तो इसके हम लोग एक एक जो समुदाय के एक एक टॉपिक हैं उसको हम लोग अलग से कवर कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग लघु समुदाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर में लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लघु समुदाय किसे कहते हैं, और जो विचारक हैं उनकी विभिन्न पुस्तकें कौन कौन सी हैं जिसमें इन्होंने अपना जिक्र किया है, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड, यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट मिल रहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड जो कि अमेरिका से संबंधित हैं और ये एक सांस्कृतिक मानवशास्त्री हैं, अर्थात कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दो फैक्ट्स हो गया कि पहला तो रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिका से संबंधित हैं और दूसरा कि ये एक सांस्कृतिक मानव शास्त्री हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड इनको ग्रामीण समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। तो यहाँ पे एक और फैक्ट्स मिल रहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन हैं, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। इन्होंने मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन किया था। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को फैक्ट्स मिल रहा है कि इन्होंने मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन किया था। यहाँ पे जो एक एक लाइन मैंने टाइप किया है वो अपने आप में एक नोट्स की तरह है और मैं पूरी बुक को यहाँ पे छापना कहीं समझदारी का काम तो नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों के सामने बस वो फैक्ट्स होने चाहिए जो कि आप लोगों को उस टॉपिक से संबंधित ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों को एक एक लाइन में आप लोगों को फैक्ट्स बहुत सारे मिल रहे हैं, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो लोक समाज है अर्थात फोक सोसाइटी, इसकी अवधारणा, कृषक समाज पीजेंट सोसाइटी, लोक नगरी सातत्य फोक अर्बन कॉन्टिनम, लघु व दीर्घ परंपरा अर्थात लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस, लोक संस्कृति अर्थात फोक कल्चर, तथा लघु समुदाय जो कि आज का टॉपिक ही है। तो इस प्रकार से इन सारी अवधारणाओं को देने वाले जो विचारक थे वो रॉबर्ट रेडफील्ड थे। तो आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं उन्होंने कितनी सारी अवधारणाएं एक साथ, जो लोक अर्थात फोक जो एक टॉपिक है इससे संबंधित इन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं जब लघु समुदाय की बात आती है तो यहाँ पे हमें रॉबर्ट रेडफील्ड जैसे विचारक देखने को मिलते हैं, क्योंकि लघु समुदाय अवधारणा जो है ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही दी गई है। इनकी कुछ मुख्य पुस्तकें हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहली पुस्तक जो कि इन्होंने मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन किया था, तो टेपोजलान जो कि पुस्तक का नाम ही है अ लाइफ इन अ मैक्सिकन सिटी, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी। तो ये पुस्तक अपने आप में बहुत ज़्यादा इजी भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर आप लोगों को बुक का नाम भी याद है तो आप लोग कम से कम इतना समझ जाएंगे कि हाँ ये टेपोजलान गांव का अध्ययन किए थे। यहाँ पे इनकी दूसरी पुस्तक है द फोक कल्चर ऑफ युकेटन, तो ये भी इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये 1941 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पुस्तक क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये पुस्तक 1955 में प्रकाशित हुई थी। चौथी पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि पीजेंट सोसाइटी का अवधारणा ही रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। तो पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक 1956 में प्रकाशित हुई थी और ये रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है। यहाँ पे रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक समाज को किस प्रकार से परिभाषित किया है इसे हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये लघु
दूर दूर पड़े हुए अर्थात बिखरे हुए अनपढ़ तथा सामाजिक रूप से समरस समाज होते हैं। तो जो लोग समाज होते हैं ये छोटे होते हैं आकार में, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये काफ़ी दूर दूर ऐसे बिखरे हुए होते हैं। ये यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अशिक्षित अर्थात निरक्षर होते हैं और सामाजिक रूप से समरस होते हैं अर्थात एक जैसे ही होते हैं। इनमें घनिष्ठ सामाजिक एकत्व और नातेदारी की भावना होती है। इनकी साझा संस्कृति की जड़ें जो हैं वह परंपरा में गड़ी होती हैं। वैयक्तिक और स्वतः स्फूर्त व्यवहार होता है इनका, अर्थात ये लोग व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। कोई उसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वो एक अनायास जो कहते हैं कि एक लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है। तथा ऐसे समाज स्वतः विकसित होते हैं, इनको विकसित किया नहीं जाता है बल्कि इनका विकास स्वतः होता है। तो यहाँ पे ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लोक समाज की ये कंप्लीट परिभाषा दी गई है। इसकी जो मेन पॉइंट हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है जैसे कि समरस समाज है, यहाँ के लोग अनपढ़ होते हैं, ये बिखरे हुए होते हैं, आकार में छोटा होता है और इसमें घनिष्ठ सामाजिक एकत्व पाया जाता है अर्थात एकता पाई जाती है। नातेदारी की भावना काफ़ी दृढ़ होती है। साझा संस्कृति की जो जड़ें हैं वो परंपरा में गड़ी होती हैं। इनके वैयक्तिक और स्वतः स्फूर्त व्यवहार होते हैं और ये समाज जो होते हैं वो स्वतः ही विकसित होते हैं। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है या ये बोलें कि विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, ये सभी लोक समाज के हैं और ये आप लोगों को सारे पॉइंट्स आसानी से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से कुछ पॉइंट्स आपको दे दिया जाएगा और ऐसा बोल दिया जाएगा कि लोक समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है लोक समाज की या फिर कौन सी विशेषता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स आप लोगों को ज़रूर याद होने चाहिए। मैक्सिको के चानकोम गांव के अध्ययन के आधार पे इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो लघु समुदाय की अवधारणा है ये यहाँ पे इन्होंने मैक्सिको के चानकोम गांव के अध्ययन के आधार पे दी थी। यहाँ पे आप लोग टिपो जलान नहीं लगा सकते हैं। यह लघु समुदाय की अगर अवधारणा की बात आएगी तो ये मैक्सिको के चानकोम गांव के अध्ययन पे दी थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप लोगों को याद रहना चाहिए। यहाँ पे रेडफील्ड गांव को लघु समुदाय का सुस्पष्ट स्वरूप मानते हैं। तो ये जो गांव होता है इसको इन्होंने कहा है कि जो लघु समुदाय के सारे लक्षण हमें दिखने चाहिए वो एक गांव में दिखाई देते हैं। तो रेडफील्ड ने कहा है कि गांव को लघु समुदाय का हम एक रूप मान सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लघु समुदाय की विशेषताएं बताई हैं और ये विशेषताएं जो हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। यहाँ से कोई एक ऑप्शन आपका हटा के और दूसरा डाल दिया जाता है और फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, या फिर जो एक ABCD करके और ऐसे तीन आंसर जो सही होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला के मैच करके और देखना पड़ेगा कि कौन सी इसमें विशेषता नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि जो लघु समुदाय होता है वो आकार में छोटा होता है। तो ये एक इनकी बहुत ही सरल विशेषता है। दूसरा है कि ये विशिष्ट होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है, या अर्थात उसकी अपनी खुद की अपनी एक पहचान होती है, खासियत होती है। इनमें समरूपता पाया जाता है, अर्थात एक जो समुदाय होता है, एक लघु समुदाय होता है, उसमें जो सभी लोगों के जो जीवन जीने के तरीके होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं।
और यहाँ पे आत्मनिर्भरता पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि ये लघु समुदाय की विशेषताओं से जुड़े हुए हैं कि लघु समुदाय आखिर में कौन कौन सी विशेषताएं रखता है। तो लघुता है अर्थात स्मॉलनेस, विशिष्टता अर्थात डिस्टिंक्टिवनेस, समरूपता होमोजेनिटी, आत्मनिर्भरता अर्थात सेल्फ सफिशिएंसी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट कहा है और ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध इनका ये कथन है। तो इन्होंने कहा है कि लघु समुदाय जो होता है वह पालने से शमशान तक का प्रबंध है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने कि लघु समुदाय पालने से लेके अर्थात बच्चा जब से जन्म लेता है और जब तक उस व्यक्ति की जब तक वो बड़ा न हो जाए, व्यक्ति बूढ़ा न हो जाए और मृत्यु न हो जाए अर्थात शमशान तक का प्रबंध होता है। तो लघु समुदाय में उसके जन्म से लेके मरण तक की सारी क्रियाएं वहीं पे होती हैं। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, इसलिए आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है कि सबसे पहले अगर बात करें रॉबर्ट रेडफील्ड ने तो मान लीजिए लघु समुदाय की अवधारणा का या कॉन्सेप्ट जो दिया था इन्होंने, तो ये एक फॉरेन थिंकर थे ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आखिर में भारत में किसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम डॉक्टर बृजराज चौहान के द्वारा राजस्थान के राणावतों के सादड़ी गांव के अध्ययन में समरूपता और आत्मनिर्भरता का अभाव पाया गया था। तो इन्होंने सबसे पहले पहला फैक्ट ये है कि सबसे पहले तो बृजराज चौहान ने जो राणावतों के सादड़ी गांव है यहाँ पे इन्होंने जो एक लघु समुदाय के कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया था रॉबर्ट रेडफील्ड के पदचिन्हों पे चलते हुए। लेकिन वहीं पे इन्होंने जो यहाँ पे इन्होंने समरूपता और आत्मनिर्भरता जैसी विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया था, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस गांव में इस दो जो विशेषताएं हैं इसका अभाव देखने को मिला था। वहीं पे अगर सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात करें कि लोग एक अपने खुद ही आत्मनिर्भर होते हैं, तो इस आत्मनिर्भरता का अभाव मैकिब मैरिड द्वारा किशनगढ़ी का जो अध्ययन इन्होंने किया था, मजुमदार द्वारा इन्होंने जो लखनऊ या कानपुर के पास बोल सकते हैं मोहना गांव का अध्ययन किया था, और वहीं पे दुबे द्वारा जो समीर पेट का अध्ययन किया गया था इसमें भी देखा गया था। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मैकिब मैरिड द्वारा किशनगढ़ी या मजुमदार द्वारा मोहना या फिर दुबे द्वारा समीर पेट में जो अध्ययन किया गया था उसमें इन लोगों ने लघु समुदाय की किस विशेषता का अभाव पाया था? तो ये आत्मनिर्भरता थी। ऐसा उन लोगों ने पाया था कि लोग आत्मनिर्भर वहाँ पे नहीं थे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है लघु तथा दीर्घ परंपरा, और ये आप सभी को पता है कि ये भी रॉबर्ट रेडफील्ड से जुड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट भी रॉबर्ट रेडफील्ड का है। तो यहाँ पे लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, अब ये क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ऐसा कहते हैं कि जो शुरुआती के जो समाज थी और वहाँ की जो परंपरा थी जो कि हमें बड़े स्तर पे दिखती थी, तो इसी को इन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन कहा है। वही जो आज की परंपरा है अर्थात जो काफ़ी बाद की परंपरा हमें देखने को मिलती है, इसको इन्होंने लिटिल ट्रेडिशन कहा है। और इसी को यहाँ पे द्विध्रुवीय परंपरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन की बात हो या फिर द्विध्रुवीय परंपरा की बात हो, बाइपोलर ट्रेडिशन की बात हो, तो ये दोनों रॉबर्ट रेडफील्ड से ही संबंधित माने जाते हैं। ये जो लघु तथा दीर्घ परंपरा को ही द्विध्रुवीय परंपरा कहते हैं, क्योंकि ये दो भागों में एक लघु और एक साइड तो लघु हो गया और एक साइड में दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये द्विध्रुवीय परंपरा कहलाता है। अब यहाँ पे एक और तथ्य निकल के आता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड के जो
द्विध्रुवीय परंपरा था, इसको किसने इनकार किया था या किसने विरोध किया था? तो ये एस.सी. दुबे ने किया था। इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड की द्विध्रुवीय परंपरा को इनकार कर दिया था और दुबे द्वारा पंच परंपरा सूत्र या इसे बहु परंपरा भी कहा जाता है, उसकी बात कही थी। दुबे ऐसा मान रहे थे कि हम भारतीय समाज में सिर्फ दो ध्रुवों में परंपरा को नहीं देख सकते हैं कि एक लघु परंपरा है और एक दीर्घ परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग काफ़ी शिक्षित होते हैं, एक सभ्य जो कुलीन वर्ग होता है, उनमें दीर्घ परंपरा पाई जाती है, जबकि वहीं पे जो एक कृषक समाज होता है उसमें लघु परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो दुबे ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हम भारतीय समाज में सिर्फ इन्हीं दो परंपराओं को नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी और भी सारी परंपराएं हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे ये हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से एस.सी. दुबे ने भारतीय समाज में 6 परंपराओं की बात की है। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जो 6 परंपराएं हैं ये भी तमाम एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसमें से कुछ ऑप्शन हो सकता है कि पूछ दिया जाए या कुछ ऑप्शन निकाल के पूछ दिया जाए। तो ये आप लोगों को सारी की सारी जो 6 पॉइंट है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। सबसे पहला तो यही कि एस.सी. दुबे ने 6 परंपरा की बात की है। वहीं पे ये 6 परंपरा कौन कौन सी है उसको हम लोग समझते हैं। पहला इन्होंने शास्त्रीय परंपरा कही है, जैसे कि जिसमें होली, दीपावली जैसे जो त्यौहार होते हैं वो आ जाते हैं। दूसरा इन्होंने राष्ट्रीय परंपरा कही है और यहाँ पे जैसे कि जो हम राष्ट्रीय स्तर पे त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस या फिर हम गांधी जयंती की बात करें, तो इस प्रकार के जो त्यौहार होते हैं ये हमारे राष्ट्रीय परंपरा में आते हैं। तीसरा इन्होंने क्षेत्रीय या प्रादेशिक परंपरा की है, अर्थात जो प्रदेश स्तर पे विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं उनको हम क्षेत्रीय या प्रादेशिक परंपरा कहेंगे। वहीं पे इन्होंने चौथे प्रकार को स्थानीय परंपरा बताया है, जो कि एक लोकल लेवल पे होता है, स्थानीय होता है। स्थानीय उप प्रादेशिक परंपरा भी इन्होंने एक बताई है कि वहाँ पे भी अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की परंपराओं का प्रचलन देखने को मिलता है। और इन्होंने छठा जो प्रकार बताया है वो बोला है कि पश्चिमी परंपरा होती है। यहाँ पे डी.पी. मुखर्जी का नाम आता है कि डी.पी. मुखर्जी ने भी 3 प्रकार की परंपराओं की बात की है। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने प्राथमिक परंपरा कही है, द्वितीयक परंपरा और तृतीयक परंपरा। तो ये अपने आप में डी.पी. मुखर्जी की जो परंपराओं की श्रेणीबद्धता है वो अपने आप में काफ़ी इजी है कि प्राथमिक परंपरा, अच्छा प्राथमिक परंपरा में ये ऐसा मानते हैं डी.पी. मुखर्जी कि जो ऐसी परंपराएं जो सभी समाज के सदस्यों के लिए एक समान होती है। जैसे कि अगर हम दाह संस्कार की बात करें तो दाह संस्कार जो है वो अगर किसी एक समाज के बहुत ही अमीर कोई व्यक्ति हो या फिर गरीब व्यक्ति हो, उसके लिए ये जो भी इसकी नियमावली होती है या इसकी विधिवत किस प्रकार से कार्यप्रणाली हमें देखने को मिलती है दाह संस्कार के लिए, तो सभी के लिए एक जैसी होगी। तो इसको इन्होंने प्राथमिक परंपरा में रखा है। वहीं पे ये कहते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक जो परंपरा होती है ये इसमें जो है अलग अलग जो समाज के व्यक्ति होते हैं वो अपने अलग अलग तरीके से उसको निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें जो होता है वह लचीलापन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और हम लोग देख लेते हैं वैद्यनाथ सरस्वती को। वैद्यनाथ सरस्वती जी ने भी 3 प्रकार की परंपराओं का जिक्र किया है और ये 3 प्रकार की जो परंपराएं हैं वो है मौखिक या लौकिक परंपरा कहते हैं, पहला प्रकार। दूसरा इन्होंने ग्रंथिक या शास्त्रीय परंपरा कहा है और तीसरा इन्होंने पारलौकिक परंपरा कहा है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर में ये 3 परंपराओं की बात किस विचारक ने की है। तो ये वैद्यनाथ
सरस्वती जी ने की है। यहाँ पे एक और फैक्ट्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जॉर्ज एम फोस्टर, इनकी पुस्तक है व्हाट इज़ फोक कल्चर। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये पुस्तक आखिर में किसकी है, व्हाट इज़ फोक कल्चर किसके द्वारा लिखी हुई है, तो ये जॉर्ज एम फोस्टर के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, आज ये लघु समुदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे हैं, तो अगर हमसे आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।